नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। अब हम देखेंगे हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, कोई रेखाखंड है, ठीक है, ए बी, ये पॉइंट हो गया हमारा ए, ये हो गया बी। हमने कोई पॉइंट लिया पी, जो कि क्या कर रहा है, एम रेशियो एन में रेखाखंड ए बी को क्या कर रहा है, अंतः विभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब मान लेते हैं पी कहीं। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट है क्यू, वो भी सेम रेशियो में ए बी को विभाजित कर रहा है, लेकिन इस बार अंतर ना करके क्या करेगा, ये विभाजित करेगा। अगर ऐसा है तो हमारा क्यू कहाँ होगा, इस रेखाखंड को आगे बढ़ाने पे कहीं पे। अब देखो पी क्या कर रहा है, ए बी को एम रेशियो एन में विभाजित, इसका मतलब ए पी बात पी बी क्या रहेगा हमारा, एम बटे एन। इसी प्रकार क्यू बी एम रेशियो एन में विभाजित कर रहा है, तो ए क्यू अनुपात क्यू बी, ये भी हमारा क्या रहेगा, एम बटे। ठीक है, इस केस में P एंड Q क्या कहलाते हैं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाते हैं। किसके, रेखाखंड AP के। हार्मोनिक कॉन्जुगेट का मतलब है, अगर हम A से नापना शुरू करें AP, P के बाद AB, AB के बाद AQ, ये तीनों दूरियां किस में आएंगी, HP में आएंगी, ऋणात्मक श्रेणी में आएंगी। अगर P और Q रेखाखंड AB के हार्मोनिक कॉन्जुगेट हैं तो AP ए बी ए क्यू आपके किस में रहने वाले हैं, एच पी में रहने वाले हैं। इसका मतलब ए बी क्या होगा, ए पी और ए क्यू का हार्मोनिक मीन होगा, यानी 2/AB किसके बराबर होगा, 1/AP प्लस 1/AQ। कर लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी से इसका प्रूफ देख लेते हैं। अभी हमने देखा ए पी मत पी बी बराबर क्या है, ए क्यू अपॉन क्यू बी, और ये रेशियो कितना है, एम बटे एन। ये हम ऑलरेडी बोल चुके हैं। या फिर हम इसको उल्टा करके लिखें, पी बी अपॉन ए पी बराबर क्या है, क्यू बी अपॉन ए क्यू। अगर हम ध्यान से देखें तो पी बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी माइनस ए पी लिख सकते हैं। इसी प्रकार क्यू बी को क्या लिख सकते हैं, ए क्यू माइनस, लिख दें, इसमें पुट कर देते हैं, पी बी की जगह ए बी माइनस ए पी डिवाइड होगा ए पी से, क्यू बी में ए क्यू माइनस ए बी डिवाइड होगा ए क्यू। अगर हम ध्यान से देखें तो ये बन गया ए बी अपॉन ए पी -1 बराबर 1 माइनस ए बी अपॉन ए। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए पी प्लस बी अपॉन ए क्यू बराबर 2। अब ए बी दोनों में से कॉमन आके उधर कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो 2 का मतलब हमारे ए पी ए क्यू ए बी किस में, एच पी में है। यानी कोई भी अगर रेखाखंड हमारा ए बी है, उसको पी एम अनुपात एन में बांट रहे हैं विभाजित, क्यू सेम रेशियो में उसको बाह्य विभाजित कर रहा है, ए पी पी और ए तीनों किस में होंगे, एच पी में। पी और क्यू क्या कहलाएंगे, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ठीक है, अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल देख लेते हैं। कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/2 इंटू आधार इंटू, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का बेसिक फॉर्मूला हमें पता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब कोई भी त्रिभुज है, जैसे ये मान लेते हैं ए बी सी, इसमें से हम बेस किसी को भी ले सकते हैं। मान लो अगर ये बेस लेंगे तो बचे हुए शीर्ष से इस बेस की जो हाइट होगी वो फिर क्या बन जाएगी, ऊंचाई बन जाएगी। तो हम इसको 1/2 इंटू बी सी, अगर ये पॉइंट डी है तो इंटू क्या लिख देंगे। अब हम बी सी की जगह बेस हम कुछ भी ले सकते हैं, आप ए सी भी ले सकते हो। तो उस केस में ऊंचाई क्या बन जाएगी, जो तीसरा शीर्ष है उससे इस भुजा की जो लंबवत दूरी होगी वो फिर ऊंचाई बन जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हमारे पास क्या हो, दो भुजा दी हो और क्या दे रखा हो हमें, उनके बीच का क्या दे रखा हो, उनके बीच का एंगल दे रखा हो। अगर ऐसा केस है कि दो भुजाएं पता हो और एक एंगल पता हो, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, हम साइन फॉर्मूला यूज कर लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू साइन सी, या फिर 1/2 बी सी इंटू ए
या फिर 1/2 AC इंटू साइन। यहाँ पे ABC हमारे क्या है, जैसे अगर ये त्रिभुज है ABC, तो शीर्ष ए के सामने वाली भुजा स्मॉल ए, शीर्ष बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी, शीर्ष सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी। शीर्ष ए पे जो एंगल बन रहा है वो हमारा एंगल ए है, बी पे बन रहा है वो एंगल बी, और सी पे बन रहा है वो एंगल सी। अगर ये एंगल दे रखा हो और ये दोनों भुजाएं दे रखा हो तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ए, कौन सा हो जाएगा, बी और सी दे रखे हैं, बी इंटू सी इंटू साइन। तो ये हो गया हमारा साइन फॉर्मूला। इसके अलावा अगर हमें क्वेश्चन में दिया गया हो क्या क्या हो, हमारा त्रिभुज कैसा हो, समद्विबाहु हो एंड समकोण त्रिभुज हो, ठीक है। तो उस केस में हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर समकोण त्रिभुज है तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, है ना। ये हमारा मान लेते हैं त्रिभुज ए बी। अगर ये दोनों भुजाएं समान है तो क्या है, इससे एक लंब डालेंगे जो कि इसका क्या हो जाएगा, जैसे ये AD हो गया, है ना। AD हमारा क्या हो जाएगा, इसको की माध्यिका भी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये क्या है, दोनों भुजाएं समान है, कोण समद्विभाजक भी हो जाएगा। ये हमारी क्या हो जाएगी, माध्यिका भी हो जाएगी और लंब समद्विभाजक भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या करेगा, इसके अलावा हमें पता है D हमारा क्या बन जाएगा, प्री केंद्र बन जाएगा। जैसे ही प्री केंद्र बनेगा तो DB बराबर DA बराबर क्या हो जाएगी, DC। मान लेते हैं ये क्या है, हमारा स्मॉल p है, ठीक है। अगर समद्विबाहु है तो ये माध्यिका है, हमें पता है ये क्या है, माध्यिका। माध्यिका साथ में क्या होगी, इसकी लंब समद्विभाजक भी हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये दो समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे ये हो गया तो हमारा क्या निकाल सकते हैं हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल अगर हम आधार किसको लें, AC को लें, तो हमारी ऊंचाई कौन बन जाएगा, ऊंचाई बनने के तैयार है कौन, BD। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू AC इंटू BD बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 AC में कितना हो जाएगा, 2P इंटू BD क्या हो जाएगा, P, क्या हो गया, P स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, P हमारा क्या है, कर्ण जो है उसका क्या है, आधा क्या है हमारा P है ना। पूरा कर्ण तो हमारा क्या है 2P है, और कर्ण का हाफ कौन है, P है ना। तो ये उसी केस में लागू होगा जब हमारा दिया गया त्रिभुज क्या हो, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो। तो हमें पता है इसका मध्य बिंदु आएगा कर्ण का, वो परिकेंद्र होगा, और B को इससे मिलाएंगे तो ये माध्यिका होगी। माध्यिका के साथ साथ ये दोनों क्या है, भुजाएं बराबर है ना, भुजाएं बराबर है, इस पे ये लंब समद्विभाजक भी हो जाएगा। और तो जैसे ही होगा तो ये ऊंचाई हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ। इसी प्रकार अगर हमें क्या दे रखा हो, समबाहु त्रिभुज दे रखा हो, है ना। समबाहु त्रिभुज है मतलब तीनों भुजाएं क्या है, समान है, तो इससे क्या होगा, सामने वाली भुजा पे लंब डालेंगे, ठीक है। फिर A से डाला ABC, मान लेते हैं भुजा क्या है, A है। तो हमें पता है अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो AD हमारी क्या होगी, माध्यिका भी होगी। ये हमारा कोण समद्विभाजक भी होगा, और ये हमारा लंब भी हो जाएगा, या लंब समद्विभाजक भी होगा, है ना। ये हमारा क्या होगा, अभिलंब भी होगा, ये हमारा अभिलंब भी होगा। हमें पता है ये माध्यिका है तो D मध्य बिंदु होगा, D मध्य बिंदु होगा तो ये पूरी भुजा अगर ये है तो ये A/2 हो जाएगी, ये भी A/2। समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर हम ट्राइंगल ABD की बात करें, इसमें हमें क्या चाहिए, हाइट h चाहिए, तो हम कोई भी फॉर्मूला लगा देते हैं। साइन फॉर्मूला लगाए, साइन 60 बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, लंब कौन हो गया, h बटा कर्ण कौन हो जाएगा, तो यहाँ से h बराबर क्या आ जाएगा, A साइन 60 डिग्री आ जाएगा। साइन 60 डिग्री के बोले तो √3A/2 आ जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू आधार किसको ले लेंगे, BC को, ऊंचाई किसको ले लेंगे, AD को, तो 1/2 इंटू A
इंटू √3a/2 हमारा क्या हो जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वेयर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा का स्क्वेयर। इसी प्रकार अगर हमें दे दिए जाए क्या, कभी भी त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे दिए जाएं, जैसे कोई भी त्रिभुज ABC है उसके शीर्ष हैं AX1Y1, BX2Y2, BX3Y3। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट आ जाएगा X1Y11, X2Y21, X3Y31। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है ये तो क्या है डिटर्मिनेंट, और इसके बाहर फिर पूरे का क्या लेना पड़ेगा मापांक। तो ये तो हमारा क्या है मापांक है, और ये हमारा क्या है सारणिक, ये हमारा क्या है ठीक है। क्षेत्रफल हमेशा क्या निकालना है धनात्मक। इसके अलावा हम दूसरा इसमें क्या यूज कर सकते हैं, हम सारस रूल भी यूज कर सकते हैं, जिसमें अगर हमारे पास शीर्ष दिए हो तो सारस रूल में क्या है सिर्फ दो ही कॉलम लेने होते हैं जहाँ पे हमारे शीर्ष आएंगे। जैसे पहला शीर्ष आ गया, दूसरा शीर्ष आ गया, और ये तीसरा शीर्ष आ गया। अब यहाँ पे हम तीसरा कॉलम नहीं ले रहे तो हमें क्या करना होगा, लास्ट में जो पहले सबसे पहले जो शीर्ष लिखा है ना उसको क्या करना पड़ेगा रिपीट करना। जैसे ही ऐसे लिखेंगे इसको ओपन करना हमें आना चाहिए, हमें बस ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाना है x1y2 माइनस x2y1। अब डिटर्मिनेंट की तरह यहाँ पे माइनस नहीं लेना है, साइन हमेशा प्लस ही चलेगा। अब ने एक कदम आगे बढ़ जाओ x2y3 माइनस x3y2, x2y3 माइनस x3y2। फिर एक आगे बढ़ जाएंगे x3y1 माइनस x1, x3y1 माइनस x1। ये सारस रूल से भी हम किसी भी दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये डेल्टा 0 हो गया तो तीनों शीर्ष क्या हो जाएंगे, तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे सैरेक हो जाएंगे। हम ये पहले ही देख चुके हैं ना। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए एक तो हमने बेसिक फॉर्मूले देखे कि बेस इंटू हाइट से आ सकते हैं। अब हाइट कैसे निकालनी है, अगर समकोण त्रिभुज है तो कैसे निकालेंगे, समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है तो कैसे निकालेंगे। उसके अलावा हमने क्या देखा, एक डिटर्मिनेंट से भी देख लिया डेल्टा कैसे निकालना है 1/2 के बाद क्या करने हैं शीर्ष लिख देने, और लास्ट वाला 1 कॉलम ले लेना, और पूरे का में क्या लेना है मापांक लेना है। दूसरा हमने क्या देखा सारस रूल भी देखा, जिसमें हम तीसरा कॉलम 1 नहीं लेते, हम क्या करते हैं सारे, इसमें जरूरी नहीं है आप पहले शीर्ष से ही शुरू करो, आप शुरू किसी भी शीर्ष से कर सकते हो 3y3 x1y1, लेकिन जो सबसे पहले आएगा वो लास्ट में एक बार क्या होगा रिपीट होगा। ठीक है, इसको ओपन करने का भी हमने मेथड देखा कि x2y3 माइनस x3y2 प्लस x3y1 माइनस x1y3 प्लस x1y2 माइनस x2y1। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमें कभी दे दिए जाए कि त्रिभुज की भुजाओं के समीकरण दे दिए जाए, जैसे y बराबर m1x प्लस c1, y बराबर m2x प्लस c2, y बराबर m3x प्लस c। ये क्या है त्रिभुज की भुजाओं के समीकरण है। तो बेसिक मेथड तो क्या है कि आप इनके क्या निकाल लो, सबके प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो। वो प्रतिच्छेद बिंदु उस त्रिभुज के क्या बनेंगे शीर्ष बनेंगे। शीर्ष बनते ही हम क्या लगा देंगे सारस रूल। लेकिन अगर आप डायरेक्ट याद रख पाओ फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आएगा 1/2। अब देखो ऊपर तो क्या लेना है कांस्टेंट जो है ना, सबसे पहले तो तीनों समीकरणों को इस फॉर्म में लिखना है, y बराबर mx प्लस c में लिखना है। जैसे ही लिखेंगे उसके बाद ऊपर तो जो ये कांस्टेंट है इनके माइनस इनका डिफरेंस और उसका स्क्वायर। जिस सीक्वेंस में हमने कांस्टेंट लिए उसी सीक्वेंस में उन्हीं रेखाओं की प्रवणताओं का डिफरेंस लेना है। तो c1 माइनस c2 हो गया, अब c2 माइनस c3 आएगा, तो इसका तो ऊपर स्क्वायर आ रहा है, नीचे क्या आएगा उसी सीक्वेंस में यहाँ पे c2 माइनस c3, तो यहाँ भी m2 माइनस m3। जैसे c3 है अब c3 c1 का ले लेंगे, तो c3 माइनस c1 का हो स्क्वायर और डिवाइड हो जाएगा m3 माइनस। तो डायरेक्ट अगर आप फॉर्मूला याद रख पाते हो तो डायरेक्ट याद रख लो, नहीं तो वहाँ पे क्या निकाल लो इनके प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो। जो प्रतिच्छेद बिंदु होंगे वो क्या बनेंगे त्रिभुज के शीर्ष बनेंगे, और उनसे फिर सारस रूल निकाल के हम क्या लगा लेंगे का क्षेत्रफल। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, हम c1 माइनस c2 का होल स्क्वायर डिवाइड में करस्पॉन्डिंग प्रवणताओं का डिफरेंस,
फिर क्या आ जाएगा C2 माइनस C3 का होल स्क्वायर डिवाइड में करस्पॉन्डिंग प्रवणताओं का स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा C3 माइनस C1 का होल स्क्वायर और डिवाइड में प्रवणताओं का डिफरेंस। ठीक है, तो ये थे त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले। अब देखते हैं क्वेश्चन। एक त्रिभुज दिया गया जिसके दो शीर्ष तो हमें दे दिए गए, तो शीर्ष देते ही हमें पता चल गया हमें कौन सा मेथड लगाना है, सारस रूल फॉलो करना है। लेकिन तीसरा शीर्ष ना दे के क्या दे दिया, केंद्रक। तो यहाँ पे त्रिभुज के केंद्र का भी यूज करवा लिया इसने। ठीक है, तो तीसरा शीर्ष जैसे मान लेते ए तो हो गया हमारा -4, -1, बी हो गया 1, 2। तीसरा शीर्ष हमें नहीं पता, हमने मान लिया H, K। तो हम इसका केंद्रक निकाल लेते हैं। केंद्रक में क्या करना है, इनके कोऑर्डिनेट्स का सम करना है। -4 + 1 + H डिवाइडेड बाई 3, -1 + 2 + K डिवाइडेड बाई 3, और ये किसके बराबर है 1/3 और -2/3। अब जैसे ही दोनों तरफ तुलना करेंगे दोनों निर्देशांकों की, तो ये बन गया हमारा H - 3 बराबर 1, यानी H बराबर 4। इसी प्रकार K + 1 बराबर -2, तो K बराबर कितना आ गया तो हमारा तीसरा शीर्ष निकल के क्या आ गया 4, -3। जैसे ही तीसरा शीर्ष हमारा निकल के आ गया, अब हम क्या निकाल सकते हैं, सारस रूल लगा के इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 तो बाहर आएगा ही आएगा। पहला शीर्ष क्या है -4, -1 आ जाएगा, और 1, 2 आ जाएगा, और 4 -4। जो पहले वाले को लास्ट में एक बार रिपीट कर देंगे, तो ये 1/2 आ गया। ये -4 × 2 -8, माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा -3 ये क्या आ जाएगा -4 और -12। अब हमें यहाँ पे फाइनली क्या लेना है, मापांक भी लेना है। बाहर मापांक ले लेते हैं। ये तो 1/2 ही आया, ये -7 हो गया, ये -11 हो गया, और ये -16, 1, 17, 10, 23, 7, 14। तो ये बन गया हमारा -34/2, यानी -17, मापांक के 12 आएगा 3। तो हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 17 आ गया। पहला क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो जब भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो हमेशा हमें क्या यूज करना है, मापांक यूज करना। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज बोले तो इसके कितने शीर्ष होंगे, 4 शीर्ष होंगे। ठीक है, तो हम सारस रूल से याद रख लेंगे। सारस रूल कितने भी शीर्ष का बहुभुज दे दिया जाए उसमें हमेशा अप्लीकेबल होगा। तो 1/2, तो पहला शीर्ष लिख देंगे x1, y1, फिर दूसरा शीर्ष लिख देंगे x2, y2, तीसरा शीर्ष लिख देंगे x3, y4, 3, चौथा शीर्ष आ जाएगा x4, y4। लास्ट में क्या करना है, तो सबसे पहले लिखा है उसको रिपीट करना है, तो लास्ट में क्या आ जाएगा x1। ये चीज़ आप किसी अन्य शीर्ष से भी शुरू करके लिख सकते हो, जैसे x3, y3 से भी शीर्ष शुरू करके लिख सकते हो x4, y4, फिर x1, y1, x2, y2, और लास्ट में क्या करना है पहले वाले को रिपीट। आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसी प्रकार चतुर्भुज ना दे के हमें क्या दे दिया जाए, बहुभुज दे दिया जाए, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम कहाँ से करेंगे, पहले शीर्ष से शुरू करेंगे, बढ़ते जाएंगे x2, y2, लास्ट शीर्ष आ जाएगा nth शीर्ष xn, और लास्ट में क्या करना है, जो सबसे पहले शीर्ष लिखा है उसको रिपीट कर देना। तो ये हमारा सारस रूल क्षेत्रफल निकालने में, कब जब हमें क्या दिए गए हो, शीर्ष दिए गए हो, तो उसमें हमारे लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कब काम आने वाला। ठीक है, तो सारस रूल कब काम आएगा, जब हमें क्या दिए गए हो, निर्देशांक दिए गए हो, कोऑर्डिनेट दिए गए हो शीर्षों के। अभी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल रहा है 5 वर्ग इकाई है। ठीक है, उसके 2 शीर्ष इसने दे दिए, तीसरा शीर्ष दिया नहीं, लेकिन क्या बोल रहे हैं तीसरा शीर्ष क्या है, इस रेखा पे y बराबर x + 3 पे। तो तीसरा शीर्ष अगर मैं मानूं h, k
तो ये क्या करेगा, इस रेखा को संतुष्ट करेगा। तो के बराबर क्या आ जाएगा, h+3, यानी मेरा शीर्ष क्या हो गया, h, के की जगह क्या ले लूँगा, h+3। तो रेखा को जैसे ही हमने यूज किया, हमारे पास दो अननोन थे, दो से हम कितने में आ गए, एक वेरिएबल में आ गए। अब हमें क्या चाहिए, एक कंडीशन और चाहिए, उसके लिए क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है। तो क्षेत्रफल के लिए हम क्या यूज कर लेंगे, डिटर्मिनेंट यूज कर लेंगे, चाहे सारस रूल यूज कर लो, चाहे डिटर्मिनेंट यूज। तो ये वाला डिटर्मिनेंट से लगा लेते हैं, जैसे h+3 1 2 1 1 3 -2। अब हमें पता है इसके साथ क्या आएगा, मापांक आएगा हमेशा, है ना, ठीक है, मापांक है, लास्ट में लगा दें। अब इसको हम क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। बाई 2 h के साथ क्या आ जाएगा, 1 + 2 3 आ जाएगा, माइनस h+3 इंटू क्या आ जाएगा, 2 - 3 -1 आ जाएगा, +1 इंटू -4 -2 -3 तो -7। पूरे का में क्या लेना है, मापांक लेना है। मापांक 1/2 अंदर क्या आएगा, यहाँ से 3h, ये माइनस माइनस प्लस होके h, तो कितना बन गया, 4h बन गया। ये यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, +3 -7, तो बच गया कितना, माइनस का। और इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 5 दे रखी है। अब दोनों तरफ जैसे ही मापांक हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/2, इसमें से क्या होगा, 4 बाहर होके क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 × h-1 बराबर क्या आएगा, +-5 आ जाएगा। जैसे ही मापांक हटाएंगे क्या आ जाएगा, +-5 आ जाएगा। यहाँ से दो इक्वेशन बनेगी, 2h-2 बराबर 5, और दूसरी क्या बनेगी, 2h-2 बराबर -। यहाँ से h बराबर 1 तो आ गया 7/2, यहाँ से h बराबर आ गया -3/2। जैसे ही h की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू कितनी थी हमारी, h+3 थी, तो दो वैल्यू आएंगी, 3 + 7/2 और 3 - 3/2। ये हो गया हमारा 13/2, ये हो गया हमारा 3। तो पॉइंट क्या हो गया, एक तो हो गया 7/2, 13/2, और दूसरा हो गया -3/2, 3। तो ये हमारे फाइनली क्या है, पॉइंट निकल के आ गए 7/2, 13/2। ये रहा 7/2, 13/2, दूसरा है माइनस का 3/2 प्लस का। तो यहाँ पे हमें मेनली ध्यान रखने वाली क्या बात है, कि जब भी हमें क्षेत्रफल का आंसर देना हो, हम क्या यूज करके देंगे, मोड लगा के देंगे, हमेशा पॉजिटिव आंसर देंगे। और दिया गया क्षेत्रफल अगर हमें यूज करना हो तो हम मापांक को ओपन करेंगे और प्लस माइनस साइन यूज करेंगे, ठीक है। तो वहां से दो आंसर। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या दे रखा है, 4 पॉइंट दे रखे हैं और उसके क्षेत्रफल पूछ रखा है। तो हमें कुछ नहीं करना, सारस मेथड लगा देंगे। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 1 1 3 4। 3 से त्रिभुज के अलावा अगर आ गया तो उसमें हमें सारस रूल अप्लाई करना ही पड़ेगा। और ये लास्ट में पहला वापिस, तो 1/2 तो बाहर आ गया, अंदर क्या आएगा, 4 - 3 1 -6 -20, तो -26 -35 +8 माइनस का 27, ये 4 + 7 प्लस का ये, और इसका पूरे का क्या लेना है, हमें मापांक लेना है। ये 1/2 हो गया, ये कितना बनेगा हमारा, इसको सोल्व करेंगे तो 41 बच जाएगा। जैसे ये 41, और वो भी किसका, माइनस का, लेकिन मापांक है तो आंसर क्या आएगा, 41/2 वर्ग इकाई हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पथ, जैसे अभी तक हम पॉइंट देख रहे थे, अब क्या है, हम पॉइंट को क्या कराएंगे, ट्रेवल कराएंगे, ठीक है। मतलब पॉइंट हमारा क्या करेगा, मूव करेगा, लेकिन ऐसे नहीं कि रैंडमली कहीं भी मूव कर देगा। उस पर क्या है, कोई ना कोई प्रतिबंध लगाएंगे, यानी कोई कंडीशन लगाएंगे, उसके तहत उसको हम क्या करेंगे, मूव कराएंगे। और जैसे ही पॉइंट मूव होगा तो क्या होगा, कुछ न कुछ हमारे पास क्या मिल के आएगा, वक्र मिल के आएंगे। वक्र बोले तो जैसे रेखा हो गई, या फिर आयत हो गया, वो सॉरी ना, वर्त हो गया, परवलय हो गया, ये सारे क्या है, वक्र है। वो कैसे मिलते हैं, कुछ दिए गए प्रतिबंध के तहत एक बिंदु क्या करता है, या ट्रेवल करता है, तो उससे क्या होगा, एक पथ बनेगा, जिसे हम उस बिंदु का बिंदु पथ कहेंगे। दिए गए ज्यामिति प्रतिबंध के तहत किसी बिंदु द्वारा अनुरेखित वक्र क्या कहलाता है, उस बिंदु का बिंदु पथ कहलाता है। यानी हमारे पास एक क्या होगा, बिंदु होगा, वो क्या करेगा,
एक दिए गए प्रतिबंध के तहत क्या करेगा, मूव करेगा, और उससे हमें क्या मिलेगा, एक वक्र मिलेगा, और वो वक्र उस बिंदु का क्या कहलाता है, लोकस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम, जैसे मान लो एक बिंदु है, ठीक है, ये हमारा क्या है, फिक्स पॉइंट है। हमने क्या लिया, एक वेरिएबल पॉइंट लिया, ठीक है, क्या लिया हमने, एक चल बिंदु लिया। अब ये क्या है कि ऐसे ये बिंदु क्या कर रहा है, ट्रेवल करेगा, ठीक है, ऐसे ट्रेवल करेगा कि इस बिंदु से इसकी दूरी हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे, यानी ये जो दूरी आ रही है ये हमेशा क्या रहे, फिक्स रहे। तो ये कैसे ट्रेवल कर सकता है, अगर ये इधर गया तो दूरी बढ़ जाएगी, इधर गया तो दूरी बढ़ जाएगी, लेकिन अगर ये ऐसे ट्रेवल करना शुरू किया तो हर बार क्या रहेगी, दूरी फिक्स रहेगी। और ऐसे अगर ये ट्रेवल करेगा तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, वर्त निकल के आ जाएगा। वर्त पे हर बिंदु की इस बिंदु से क्या रहेगी, हमेशा दूरी आर रहेगी। ये जो हमारा चल बिंदु है ये कहीं भी चला जाए, हर बार दूरी क्या रहेगी, फिक्स आर रहेगी। तो इस प्रकार से एक बिंदु का क्या निकल के आता है, बिंदु पथ निकल के आता है। जैसे इस केस में हमने क्या ज्यामितीय प्रतिबंध लगाया कि हमारा बिंदु एक दिए गए बिंदु से क्या रहेगा, हमेशा फिक्स दूरी पर रहेगा। तो उससे हमारे पास क्या निकल के आ गया, वर्त निकल के आ गया। और फिर हमारा जो फिक्स बिंदु होता है वो हम आगे वर्त में देखेंगे, उस वर्त का केंद्र बन जाएगा, और जो फिक्स दूरी है वो उस वर्त की त्रिज्या बन जाएगी। इसी प्रकार एक होता है कि जैसे हमें दो बिंदु दिए गए, ठीक है, ये दोनों बिंदु के हमारे फिक्स बिंदु है, ये मान लेते हैं बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये दोनों हमारे क्या है, अचल है, ठीक है, यानी फिक्स है। अब हमने क्या लिया, एक चल बिंदु लिया, वो इस प्रकार से ट्रेवल कर रहा है कि इन दोनों से हमेशा क्या रहे, समान दूरी पर रहे, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा चल बिंदु है, तो ये दूरी हमेशा क्या रहे, समान रहे। तो इसने अगर लेफ्ट राइट जाना शुरू किया तो दूरी क्या हो जाएगी, कम ज़्यादा हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, ऐसे ऊपर नीचे ट्रेवल करना शुरू कर देगा, क्योंकि ये जैसे ऊपर जाएगा इससे ये दूरी समान आएगी। इसी प्रकार नीचे जाएगा तो वहाँ पे भी ये दूरी हमेशा समान रहेगी। तो ये ऐसे ऊपर नीचे ट्रेवल करेगा तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, एक रेखा निकल के आ जाएगी। ये क्या निकल के आ गई, ये जो रेखा बनी ये इस बिंदु का क्या बनेगा, आगे चल के बिंदु पथ बन जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर इस पे ये बिंदु ट्रेवल करेगा तो हमेशा इसकी दोनों बिंदुओं से हमेशा दूरी क्या रहने वाली है, हर कंडीशन में समान रहने वाली है। तो ये फिर उस बिंदु का क्या बन जाएगा, बिंदु पथ बन जाएगा। और ये हमारा क्या बना है, ये बना है उन दो फिक्स बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक निकल के आता है। ये बिंदु पथ क्या निकल के आया, ये निकल के आया लंब समद्विभाजक, किसका, जो बिंदु फिक्स ए बी हैं उनको जोड़ने वाली रेखा का निकल के आ गया। यानी दो बिंदुओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदु पथ क्या होता है, उन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक होता है। तो ऐसे हम बिंदु पथ निकालते हैं। तो ये लंब समद्विभाजक हो गया, वर्त हो गया, अतिपरवलय हो गया, ये तो हमारे क्या कुछ स्टैंडर्ड बिंदु पथ है। इसके अलावा भी और कुछ भी बिंदु पथ आ सकता है ना, लेकिन उसमें जनरली बिंदु पथ में क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो बिंदु पथ पूछेगा, उसमें ये नहीं पूछेगा क्या आ रहा है, जनरली हमें क्या बतानी पड़ेगी, उसकी इक्वेशन बतानी पड़ेगी। वो अभी हम आगे देखेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको बिंदु पथ समझ में आया होगा। एक हमारे पास वेरिएबल बिंदु होगा, उस पर कुछ न कुछ ज्यामितीय प्रतिबंध लगाया जाएगा, जिसके तहत ही वो अपनी ट्रेवल कर सकता है, और उससे फिर क्या है, एक वक्र निकल के आएगा, वो वक्र उस बिंदु का क्या बन जाएगा, बिंदु पथ बन जाएगा। अब देखो बिंदु पथ निकालते टाइम हमें क्या है कि जो कुछ चीजें काम आएगी, जैसे स्टैंडर्ड चीजें देख लेते हैं। क्वेश्चन में जब भी हमारे पास निकल के आ गया x बराबर a कोस थीटा, y बराबर a साइन थीटा, और हमें बताना है कि बिंदु पथ क्या, सॉरी बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा। और बिंदु इस केस में हमारा क्या है, x y है, जो कि एक चल बिंदु है, और इसका हमें बिंदु पथ निकालना है। बिंदु पथ मतलब x एंड y में हमें क्या चाहिए, समीकरण चाहिए। अब ये तो क्या है, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है ना, लेकिन हमें एक्स और वाई में समीकरण चाहिए। तो ऐसे केस में जब भी आपको कोस थीटा और साइन थीटा दिख जाए, हमें क्या यूज करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आइडेंटिटी हमें पता है, ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं, ये आइडेंटिटी यूज करनी है। यहाँ से देखो कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, a बटा एक्स, यहाँ से साइन वो सॉरी एक्स बटा है, यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई बटा है। तो साइन थीटा की जगह तो आ जाएगा वाई बटा ए का होल स्क्वायर, कोस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, एक्स बटा ए का होल स्क्वायर बराबर 1। जैसे ही सोल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये हमारी क्या आ गई, एक्स और वाई में एक समीकरण आ गई, जो कि क्या बन जाएगा, लोकस बन जाएगा, किसका, बिंदु एक्स कोमा वाई का, ठीक है। तो ये चीजें हम आगे चल के यूज करेंगे। और अगर हम ध्यान से देखेंगे, हम आगे पढ़ेंगे, ये क्या निकल के आ गया है, वर्त निकल के आ गया है।
इसी प्रकार अगर हमें कभी भी क्वेश्चन में हमारी बन जाए x बराबर a साइन थीटा, y बराबर b कोस थीटा, तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं और आइडेंटिटी में पुट कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी हमें कुल मिला के एक्स और वाई में क्या लानी है, समीकरण लानी है। जैसे तैसे जो भी समीकरण आएगी वो उस बिंदु का क्या बन जाएगी, बिंदु पद बन जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार अगर क्वेश्चन में हमारे पास बन जाए कि एक्स बराबर एक सेक थीटा, वाई बराबर बी टेन थीटा, तो हमें पता है सेक थीटा और टेन थीटा में हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 की जगह तो 1, टेन थीटा की जगह क्या आ जाएगा हमारा वाई बटा बी आ जाएगा, सेक थीटा की जगह क्या आ जाएगा एक्स बाई ए आ जाएगा। दोनों को सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। ये क्या आ गया, बिंदु का लोकस। ठीक है। लोकस का हमारे लिए बस सीधा सा मतलब ये है कि हमें एक्स और वाई में एक क्या चाहिए, समीकरण चाहिए। इसी प्रकार अगर हमें कभी मिल गया हमारे एक्स बराबर ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा दिया हो और वाई बराबर ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा दिया। अब जैसे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वाली तो आइडेंटिटी यहाँ पे डायरेक्ट लगेगी नहीं, उसे तो क्या ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसका अगर हम वर्क करें तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, ए कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ से क्या मिलेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन आके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या बनने के लिए रेडी है, 1 बनने के लिए रेडी है, जिससे हमारा थीटा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। सेम हमारा बी साइन थीटा और बी कोस थीटा के साथ हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या कर दें, स्क्वेयरिंग कर दें। तो हमारा एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा आ गया। इसी प्रकार वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा। अब जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे ये दोनों मिल के क्या बन जाएंगे, ए स्क्वायर कॉमन आके ए स्क्वायर बन जाएगा, ये दोनों हमारे क्या बन जाएंगे, बी स्क्वायर बन जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या आ गई, एक्स वाई में एक समीकरण आ गई जो कि क्या आ गया, बिंदु का लोकस निकल के आ गया। ये क्या कुछ स्टैंडर्ड मेथड है, तो हमें जब भी थीटा दिख जाए तो हमें इनमें से कोई एक अप्लाई करना है। तो इसका अब हम देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड फाइनली हमारा प्रोसेस क्या रहने वाला है। प्रोसेस ये रहेगा कि हमें बोलेगा कि एक बिंदु, तो बिंदु लेते ही सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बिंदु मानना पड़ेगा। तो बिंदु हमें मानना है क्या, एच कोमा के मानना है। क्यों, एक्स और वाई उसमें ऑलरेडी दिया होगा। ठीक है। जैसे कोई रेखा दी गई होगी उससे दूरी बोलेगा तो रेखा की समीकरण दी गई होगी उसमें एक्स वाई ऑलरेडी होगा, तो हमें वो एक्स वाई नहीं लेना है, अदरवाइज हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हम क्या करेंगे, हमारा बिंदु मानेंगे एच कोमा के, फिर उसने कोई कंडीशन दे रखी होगी यानी कोई प्रतिबंध दे रखा हुआ, वो हम क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। जैसे ही अप्लाई करेंगे हमारे पास एच और के में क्या बन जाएगी, समीकरण की। और जैसे ही एच और के में समीकरण आ गई, एक्स और वाई हट गए, बस उसमें क्या बचा, उस समीकरण में क्या होना चाहिए, एच और के सिर्फ दो ही क्या होने चाहिए, वेरिएबल होने चाहिए, बाकी सारे क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। तो तभी वो समीकरण बनेगी एच के में, है ना। एक साथ में और वेरिएबल आ गया तो फिर वो अकेले एच के की समीकरण नहीं रहेगी, है ना। फाइनली फिर क्या करना है, हमें एच को एक्स से रिप्लेस कर देना है और के को वाई से रिप्लेस कर देना है, जिससे हमें हमारे पास क्या होगी, हमें एक्स और वाई में क्या मिल जाएगी, एक समीकरण मिल जाएगी और वो फिर एक क्या है, उस बिंदु का क्या बन जाएगा, लोकस बन जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा मेथड रहने वाला है। जैसे अभी इस पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्या बोल रहा है कि एक बिंदु, तो सबसे पहले तुम्हारा बिंदु क्या हो गया, एच कोमा के। क्या बोल रहा है, इस प्रकार गति करता है कि बिंदुओं ये तथा ये से दूरियों का क्या है, योगफल चाहिए। मान लेते हैं हमारा बिंदु क्या है, ए एच कोमा के, ए ई कोमा 0 को बी मान लेते हैं, बी मान लेते हैं किसको, माइनस ए ई कोमा 0 को। अब हमें क्या बोल रहा है, दोनों बिंदु से दूरियों का योगफल, तो दूरी बी से बिंदु से दूरी हो गई ए बी, सी बिंदु से दूरी हो गई ए सी, दोनों का योगफल क्या हो गया 2a। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दोनों की दूरियां निकाल के यहाँ पे हमें पुट कर देनी है और उसको हमें सोल्व कर लेना है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ए बी क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा अंडर द रूट एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी प्रकार ए सी क्या आ जाएगा हमारा
ए सी आ जाएगा हमारा के प्लस ए का होल स्क्वायर, सॉरी एच प्लस के का होल स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर आ गया। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, लेकिन अंडर द रूट में हमें कोई आंसर नहीं दिख रहा है, हमें क्या अंडर द रूट हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं स्क्वेयरिंग करके देख लेते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं ए बी प्लस ए सी बराबर हमारा कितना है, ए बी प्लस ए सी बराबर 2a। हम लिख लेते हैं ए बी बराबर 2a माइनस ए सी, है ना। फिर हम क्या कर देते हैं स्क्वेयरिंग कर देते हैं। जैसे ही स्क्वेयरिंग करेंगे ए बी स्क्वेयर आ जाएगा, इधर 4a स्क्वेयर आ जाएगा प्लस ए सी स्क्वेयर आ जाएगा इंटू 4a इंटू ए सी आ जाएगा। अब इसमें रूट हट जाएगा, इसमें रूट हट जाएगा, लेकिन यहाँ पे फिर से रूट हमारे पास फंस जाएगा, है ना। यहाँ पे हमारा फिर रूट बचेगा, तो दोबारा हमें स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा। तो एक बार इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे ही हम ए बी का स्क्वायर रखेंगे क्या आ जाएगा, एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर क्या आ गया 4a स्क्वायर। ए सी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, एच प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 4a इंटू ए सी को ए सी रख लेते हैं, क्यों इसमें क्या है हमारा रूट है। तो हम देख रहे हैं यहाँ से के स्क्वायर कैंसिल हो गया। इसको जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ से आएगा एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a एच। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा एच स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2a एच आ जाएगा। ये दोनों हमारे कट जाएंगे, हमारे पास फाइनली क्या बचेगा 4a स्क्वायर प्लस 4aeh माइनस 4ac बराबर 0। पूरे में से 4a आके हट जाएगा, हमारे पास बचेगा a प्लस EH बराबर AC बचेगा। अब हमें पता है जैसे ही AC की वैल्यू पुट करेंगे फिर हमारे पास स्क्वायर आएगा, तो हम पहले ही दोनों वो सॉरी अंडर रूट आएगा, तो हम क्या करते हैं दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करके रख लेते हैं और फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं AC की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो a प्लस EH का होल स्क्वायर हमारा क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2aeh बराबर जैसे ही AC का स्क्वायर करेंगे हमारे पास क्या आएगा h प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको ओपन कर देंगे एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2aeh प्लस के स्क्वायर। तो कुछ न कुछ कट रहा है क्या हमारा 2aeh कटने के लिए तैयार है, बाकी हमारा कुछ कट नहीं रहा, नहीं कट रहा है ना। तो हम क्या करते हैं ये एच स्क्वायर को एक जगह लिख लें और उसमें से क्या आ जाएगा हमारा एच स्क्वायर कॉमन आ जाएगा प्लस के स्क्वायर हमारा है ही, ये ए स्क्वायर को एक जगह लिखेंगे और इसमें से ए स्क्वायर क्या आ जाएगा कॉमन बराबर 0, या फिर इसको क्या लिख देंगे एच स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। अब अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमें क्या दे रखा है आंसर में दूसरी साइड 1 बनाना है, तो हम क्या करते हैं राइट साइड में 1 बनाने के लिए इससे पूरे को डिवाइड कर देते हैं। जैसे इसको डिवाइड करेंगे 1 माइनस ई स्क्वायर कैंसिल होके क्या बचेगा एच स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर 1। अब इसको हम क्या मान सकते हैं बी स्क्वायर बोल सकते हैं और एच को किससे रिप्लेस कर देंगे एक्स से और के को वाई से, इसको बी मान लेंगे। तो ये हमारा क्या आ गया फाइनल जो हमारा लोकस है वो निकल के आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन वाले ने हालांकि यहाँ दिया नहीं, देना चाहिए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर क्या है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर है। ये हालांकि क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन होना चाहिए क्योंकि बी हमारे कहीं है नहीं और ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो बी स्क्वायर बराबर अगर क्वेश्चन में दिया हो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें लोकस निकालना है, हमें क्या करना है हमारा पॉइंट मानना है। क्वेश्चन में जो दे रखा है वो हम प्रतिबंध अप्लाई कर देंगे, उसे हमारे पास क्या होगी एच और के में सोल्व करके फाइनली एक इक्वेशन निकल के आएगी। उसमें हम एच को किससे रिप्लेस कर देंगे एक्स से, के को कर देंगे वाई से। अब यहाँ पे ध्यान रखना जब भी हमारे पास क्या हो अंडर रूट प्लस अंडर रूट बराबर कांस्टेंट हो तो दोनों अंडर रूट को एक साइड रख के कभी भी स्क्वेयरिंग मत करना, एक अंडर रूट को दूसरी साइड ले जाना है। ये स्टैंडर्ड मेथड है, इससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाती है आसान हो जाती है, क्योंकि जैसे अंडर रूट को एक तरफ मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और कैलकुलेशन क्या हो जाएगी बहुत ही हार्ड हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उस बिंदु का बिंदु पर, तो बिंदु मान लेते हैं एच कोमा के जिसकी बिंदुओं से दूरियों का योग कितना है 6। अगेन सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो इसको अगर हमने मान लिया पी बिंदु है,
हमारा Q मान लेते हैं 0,2 को, R मान लेते हैं 0,-2 को। क्वेश्चन में क्या दिया है, PQ प्लस PR बराबर 6 दे रखा है। हमें पता है PQ हमारा क्या निकल के आ जाएगा, h² प्लस K माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार PR हमारा क्या निकल के आ जाएगा, h² प्लस K प्लस 2 का होल स्क्वायर। सेम मेथड अप्लाई करना है, इसको PQ बराबर 6 माइनस PR लिख लेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे, फिर दोबारा स्क्वेयरिंग करेंगे, 2 बार स्क्वेयरिंग करके सोल्व करेंगे। हमारा आंसर मैं बता देता हूँ, आप खुद प्रैक्टिस करना है इसकी करने की। इसमें कैलकुलेशन पार्ट है 9x, तो इसमें आएगा आपका 9h² प्लस 5k² बराबर 25। और लास्ट में हम h से को k x से और k को हम k को y से रिप्लेस कर देंगे, तो 9h² प्लस 5y² बराबर 25 हमारा क्या निकल के आ जाएगा, लोकस निकल के आएगा। ठीक है, इक्कीस नहीं 45 आएगा, सॉरी यहाँ पे 45 कैलकुलेशन मिस्टेक है, 45 आएगा। 9x² प्लस 5y² बराबर 45। ठीक है, तो ऐसे हमें बिंदु पथ निकालना है। जैसे अभी एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, ये पैरामीट्रिक वाले देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर दे रखा है, और ये दे रखा है, दो रेखाएं दे रखी हैं, और इनका बोला है प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ। तो सबसे पहले प्रतिच्छेद बिंदु पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, h, ये मान लेंगे। अब हमें पता है कोई दो रेखाएं उनका प्रतिच्छेद बिंदु है, तो वो दोनों रेखाओं पे क्या होगा, स्थित होगा। अगर कोई बिंदु किसी रेखा पे स्थित है तो उस रेखा के समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो पहली रेखा में जैसे ही रखेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा, h cos अल्फा प्लस k sin अल्फा बराबर है। दूसरी समीकरण में h के रखेंगे तो क्या बन जाएगा, h sin अल्फा माइनस k cos अल्फा बराबर b। अब देखो, अब हमें दो चीजों से इंट मिल सकता है। एक तो आपको ऑप्शन देख के इंट मिलेगा, क्या आ रहा है, a² b², यानी स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी। यहाँ से हमें इंट मिल रहा है कि स्क्वेयरिंग तो करनी पड़ेगी, a² बनाना पड़ेगा और b² बनाना पड़ेगा। दूसरा हमें इंट मिल सकता है कि यहाँ पे h cos अल्फा है, यहाँ पे h sin अल्फा है। क्यों ना हम इनको दोनों की स्क्वेयरिंग करके क्या कर दें, ऐड कर दें। जैसे ही ऐड करेंगे दोनों में से h² कॉमन आएगा, अंदर क्या बन जाएगा, cos² प्लस sin² अल्फा, जो कि 1 बन जाएगा। कुल मिला के हमें अल्फा को एलिमिनेट करना है, क्योंकि ऑप्शन में अगर हम ध्यान से देखें तो अल्फा नहीं है, तो उससे अल्फा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। इन दो चीज़ों से हमें इंट मिल जाएगा कि हमें क्या करनी पड़ेगी, स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी। तो जैसे ही स्क्वेयरिंग करेंगे, a² बराबर हमारा क्या आ जाएगा, h² cos² अल्फा प्लस k² sin² अल्फा प्लस 2hk cos अल्फा। b² बराबर हमारा क्या आ जाएगा, h² sin² अल्फा प्लस k² cos² अल्फा माइनस 2hk sin अल्फा cos अल्फा। अब हमें पता है इन दोनों को जोड़ेंगे तभी sin² प्लस अल्फा प्लस cos² अल्फा बनेगा, और जो कि 1 बनेगा, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। जैसे ही ऐड करेंगे यहाँ से क्या आएगा, h², यहाँ से क्या आएगा प्लस k², ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये h और k में क्या आ गई, फाइनली हमारी समीकरण आ गई। इसमें h को रिप्लेस कर देंगे x से, k को रिप्लेस कर देंगे y से। तो ये फिर उनके जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसका हमारा क्या निकल के आ गया, लोकस यानी बिंदु पथ निकल के आ गया। तो x² प्लस y² बराबर a² प्लस b² हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लोकस का। क्वेश्चन में क्या दे रखी है, एक रेखा है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, ये अक्षों के मध्य काटे गए अंतःखंड। ये हम उसमें पढ़ेंगे जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। ये क्या है, हमारी एक रेखा है, इसको ध्यान से देखें तो y sin अल्फा बराबर क्या है हमारा, माइनस x cos अल्फा प्लस b। तो यहाँ से हमारी प्रवणता क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है हमारी। मतलब कुछ हम ये मान लेते हैं कि रेखा कुछ ऐसी होगी नेगेटिव प्रवणता की। अब ये जो है ना, ये क्या बोल रहा है, काटे गए अंतःखंड के अक्षों के मध्य, अक्षों के मध्य क्या हो गया, ये जो है ना अक्षों के मध्य काटा गया अंतःखंड है इतना, और इसका क्या बोल रहा है, मध्य बिंदु चाहिए, मिड पॉइंट चाहिए।
इसका मध्य बिंदु निकालने के लिए हमें ये पॉइंट चाहिए। अगर ये ए है, ये बी है, तो अगर ये दो बिंदु आ जाए तो मिड पॉइंट हमारा सी आ जाएगा और उसका हमें क्या चाहिए, बिंदु पद ये। तो क्वेश्चन में देखेंगे तो हमारे पास क्या है, साइन एल्फा कोस एल्फा है। तो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी क्या काम आएगी, साइन एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा बराबर 1। तो हमें क्या चाहिए, साइन एल्फा और कोस एल्फा की क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। किस में चाहिए, एच एंड के में चाहिए। एच एंड के कौन होगा, हमारा सी पॉइंट होगा, जिसे हम मानेंगे, जिसका हमें बिंदु पद निकालना है, जो कि मध्य बिंदु है। ठीक है, जैसे ही एच के की वैल्यू आएगी साइन एल्फा कोस एल्फा में, हम यहाँ पुट करेंगे और एच के में एक इक्वेशन बनेगी, वो उसका बिंदु पद हो जाएगा। तो अब हमारा टास्क हो गया, क्या निकालना है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ए और बी चाहिए। अब हमें पता है कि ए और बी एक तो किस रेखा पे है, एक्स कोस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा बराबर पी पे। बात करते हैं ए की। ए किस पे स्थित है हमारा, वाई एक्स पे। वाई एक्स पे आपका क्या होता है, एक्स बराबर 0। तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट तो मिल गया। और वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या करते हैं, इसको इसमें पुट कर देते हैं। जैसे ही पुट करेंगे तो 0 प्लस वाई साइन एल्फा बराबर पी। तो यहाँ से y बराबर क्या आ गया, p बटा साइन एल्फा। अब x बराबर 0, y बराबर p साइन एल्फा, ये क्या आ गए, ए के कोऑर्डिनेट आ गए। तो इससे हमारा क्या निकल के आ गया, बिंदु ए निकल के आ गया। इसी प्रकार अगर बी बिंदु की देखें तो कहाँ पे है, एक्स एक्स पे। एक्स एक्स पे वाई बराबर क्या होता है, 0। तो जैसे समीकरण में रखेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी बटा कोस एल्फा। तो बी हमारा क्या बन जाएगा, पी बटा कोस एल्फा और 0। ठीक है, एक मेथड तो हो गया ये। दूसरा क्या होता है, ये हमारी जनरल फॉर्म है रेखा की। आगे चल के हम जब हम रेखा पढ़ेंगे तो उसमें देखते हैं एक अंतःखंड फॉर्म होती है, उसमें हम इसको क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसमें हमने क्या किया, इधर पी से डिवाइड कर दिया और कोस एल्फा को कहाँ के ले गए, नीचे ले गए। इसी प्रकार पी से डिवाइड किया, साइन एल्फा को नीचे ले गए। अब ये क्या है, एक्स एक्स पे काटा गया अंतःखंड, और ये क्या है, वाई एक्स पे काटा गया अंतःखंड। यानी ये जो दूरी है ना, एक्स एक्स पे काटा गया अंतःखंड, ये हमारा क्या बन गया, पी बटा कोस एल्फा। इसी प्रकार वाई एक्स पे काटा गया अंतःखंड, ये दूरी क्या बन गई, पी बटा साइन एल्फा। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट तो हमें पता है इस पे 0 है, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वाई एक्स पे ये दूरी, तो यहाँ से पी बटा साइन एल्फा। इसी प्रकार बी क्या है, एक्स एक्स पे कितनी दूरी है, पी बटा कोस एल्फा, और एक्स एक्स पे तो वाई कोऑर्डिनेट 0। तो हम डायरेक्ट यहाँ से ऐसे अंतःखंड फॉर्म में आगे चल के हम उसमें पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन में अंतःखंड इंटरसेक्शन अंतःखंड फॉर्म होती है, उसमें हम उससे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अदरवाइज फिर आप इस मेथड से भी निकाल सकते हो। जैसे ही ए और बी पॉइंट आ गए तो इनका मध्य बिंदु हमें निकालना आता है। इनका मध्य बिंदु हमें निकालना आता है। कैसे निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूला से, विभाजन फॉर्मूला से। ये हो गया सी। ये क्या कर रहा है, 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो सी क्या हो जाएगा, p डिवाइडेड बाई 2 कोस एल्फा, p डिवाइडेड बाई 2 साइन। ये तो हमने क्या किया है, दिए गए प्रतिबंध से कैलकुलेट किया है, और इसे हम मान कितना रहे, h, k, दोनों की तुलना करेंगे। तो h बराबर क्या आ जाएगा, p डिवाइडेड बाई 2 कोस एल्फा। यहाँ से क्या आ जाएगी, कोस एल्फा की वैल्यू आ जाएगी p बाई 2h। इसी प्रकार k बराबर क्या आ जाएगा, p डिवाइडेड बाई 2 साइन एल्फा। यहाँ से साइन एल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, p डिवाइडेड बाई 2k। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गई, साइन एल्फा और कोस एल्फा की वैल्यू आ गई। हम क्या यूज कर लेंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे। जैसे आइडेंटिटी यूज करेंगे, पी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4h स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4k स्क्वेयर बराबर क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, पी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 को इसमें से कॉमन लेके दूसरी साइड ले जाते हैं, तो यहाँ बचा 1/h स्क्वेयर 1/k स्क्वेयर, ये बन गया 4/p स्क्वेयर। अब क्या करेंगे, h को रिप्लेस कर देंगे x से और k को रिप्लेस कर देंगे y से। अब क्वेश्चन में इस फॉर्म में नहीं दे रखा है, तो x को 1/x स्क्वेयर को x की पावर -2 रख देंगे, 1/y स्क्वेयर को y की पावर -2, और ये 4 इंटू p की पावर -2। ये फाइनल हमारा क्या निकल के आ गया, लोकस निकल के आ गया। तो x की पावर -2 प्लस y की पावर -2 बराबर 4 इंटू p की पावर -2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको लोकस समझ में आया होगा। क्या होता है, एक बिंदु होगा जिसे हम h, k मानेंगे, उसने जो कंडीशन दे रखी है हम अप्लाई करेंगे, और हम क्या कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके h और k में एक समीकरण बन जाए।
जैसे ही समीकरण बनेगी उसमें लास्ट में h को x से रिप्लेस कर देंगे और k को y से रिप्लेस कर। अब लोकस के बाद अगला हम टॉपिक ले रहे हैं हमारा ट्रांसफॉर्म। ठीक है, हम क्या करेंगे, जैसे हमारा कार्टेशियन ये प्लेन है जिसमें मूल बिंदु हमारा क्या है 0,0 पे, यह क्या है एक्स एक्स, ये वाई एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ चेंज करेंगे। चेंज दो टाइप के होंगे कि एक तो मूल बिंदु को शिफ्ट कर देंगे और जिसे हम बोलेंगे पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब मूल बिंदु नई जगह चला जाएगा लेकिन जो नई एक्सेस आएंगी वो पुरानी एक्सेस के क्या आएंगी, पैरेलल ही आएंगी। ठीक है, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस टाइप का। दूसरा होगा कि मूल बिंदु तो वही है, एक्स एक्स को क्या कर दिया, रोटेट कर दिया दोनों अक्षों को। तो ये हमारी नई एक्स आ गई और एक्स एक्स, और ये नई आ गई वाई एक्स। तो ये दो प्रकार के हम क्या करेंगे, प्लेन में चेंज करेंगे और इन चेंजेस के सापेक्ष हम देखेंगे कि हमारा जो बिंदु है उसके कोऑर्डिनेट पे क्या फर्क पड़ेगा। पुराने प्लेन में कोई बिंदु लेंगे और हम देखेंगे कि नए जो हमने चेंज किए उसके बाद उस बिंदु के नए कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएंगे। तो ये हमारा रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन। पहला है हमारा पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम क्या करेंगे, हमारे मूल बिंदु को शिफ्ट कर देंगे एक नए बिंदु पर, और एक्सेस क्या रहेंगी, जो नई एक्सेस आएंगी ना, नई एक्स आएंगी वो पुरानी वाली के क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी। पुरानी वाली के पैरेलल आएंगी, उनके बीच में हम कोई रोटेशन नहीं कर रहे, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो हम करते हैं, देखते हैं, हमारा प्लेन बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा मान लेते हैं ओरिजिनल प्लेन है। हमने क्या किया, मूल बिंदु को एक नए प्लेन पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, नए प्लेन पे शिफ्ट करते ही मान लेते हैं ये हमारी नई एक्सेस निकल के आ गई। ये हमारी एक्स डैश नई एक्सेस है, ये वाई डैश नहीं, ये पुरानी है एक्स और वाई। ये पुराने वाले का मूल बिंदु हो गया, ये नया मूल बिंदु मान लेते हैं एच कोमा के। अब हमें क्या करना है, ये तो हमने परिवर्तन किया। अब हम मान लेते हैं हमारा एक बिंदु क्या था, पी था, जिसके निर्देशांक क्या थे, एक्स कोमा वाई। एक्स कोमा वाई किसके रेस्पेक्ट में थे, पुराने वाले के, यानी पुरानी वाली जो सिस्टम था उसके हिसाब से इसके निर्देशांक थे एक्स कोमा वाई। तो इसका मतलब ये दूरी एक्स थी और ये दूरी वाई थी। अब जो नए कोऑर्डिनेट आए, मान लेते आए क्या, एक्स डैश वाई डैश। अब हमें इनमें क्या देखना है, संबंध स्थापित करना है। एक्स डैश वाई डैश का मतलब क्या हो गया, इस बिंदु की एक्स जो नई एक्सेस है उससे दूरी, और नई एक्सेस है वो वाई एक्स है उससे दूरी। तो ये ब्लैक वाली क्या हो जाएगी, एक्स डैश, ये ब्लैक वाली दूरी क्या हो जाएगी, वाई डैश हो जाएगी। अब हमें पता है ये क्या है, मूल बिंदु शिफ्ट किया हमने नया, लेकिन पुराने वाले के सापेक्ष ये भी एक बिंदु है, ये बिंदु है, तो इसकी क्या है, इससे एक्स एक्स से दूरी कितनी है, एच, तो वो सॉरी वाई एक्स से परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, एच है। इसी प्रकार ये दूरी हमें पता है कितनी है, अगर ये एच है तो पैरेलली ये भी क्या आएगी, एच आएगी। इसी प्रकार ये भी क्या आएगी, के आएगी। तो अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये पूरी दूरी x किसके बराबर है, एक्स डैश प्लस एच के बराबर। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये पूरी दूरी y किसके बराबर है, वाई डैश प्लस के बराबर। तो यहाँ से एक्स डैश बराबर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एच आ जाएगा। इसी प्रकार वाई डैश बराबर क्या आ जाएगा, डी माइनस के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गए नए कोऑर्डिनेट किस में, जब हमने हमारे मूल बिंदु को शिफ्ट कर दिया एच कोमा के पे। अब देखो याद कैसे रखना है, बस ये डायग्राम हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। इससे हम देखेंगे कि देखो बिंदु होता है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स एक्स से जो एक्सेस होती है हमारी उनसे क्या होती है, लंबवत दूरियां। जैसे ही हमने इसको शिफ्ट किया इधर, हमारी क्या हो गई, दूरियां कम हो गई। जो नई वाली दूरियां क्या हो गई, कम हो गई। कितनी कम होंगी, जितना हम शिफ्ट करेंगे। तो नए कोऑर्डिनेट में एक्स डैश और वाई डैश के दूरियां, तो पुरानी वाली से क्या करनी है, कम करनी है। कितनी कम करनी है, जितना हम शिफ्ट करेंगे। बस ऐसे याद रखना है, नई दूरी एक्स डैश, पुरानी दूरी एक्स, नई दूरी वो जितना शिफ्ट किया वो क्या कर दो, माइनस। क्यों, क्योंकि अब क्या है, एक्सेस इसके पास में चलेगी। इसी प्रकार वाई डैश, यहाँ पे ध्यान रखना हमने h को क्या माना है, पॉजिटिव, और k को भी क्या माना है, पॉजिटिव। इन केस अगर मान लो ये दूर शिफ्ट किया होगा तो इसके कोऑर्डिनेशन में क्या आएगा, जैसे माइनस a कोमा माइनस बी पे शिफ्ट किया होता तो माइनस आएगा।
तो क्या होगा, दूरी बढ़ेगी, लेकिन ये माइनस मिलके वो अपने आप एडजस्टमेंट हो जाएगा। हमारे बस दिमाग में ये डायग्राम आ जाना चाहिए कि हम मूल बिंदु को अगर शिफ्ट कर रहे हैं h, k पे, तो हमारे क्या होंगी, नई एक्सेस हमारे बिंदु के पास में पहुंच जाएंगी, जिससे उसकी लंबवत दूरियां कम हो जाएंगी। लंबवत दूरियां कम होने का मतलब जो नए निर्देशांक आएंगे वो क्या आएंगे, पुराने वाले में से माइनस होके आएंगे। तो y डैश क्या होगा, पुराने वाले में से माइनस हो जाएगा। कितना माइनस होगा, जितना हम शिफ्ट करेंगे। तो ये हमें डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, रोटेशनल। रोटेशन मतलब हम एक्सेस को क्या घुमाएंगे, एक एंगल पे घुमाएंगे, ठीक है। अभी तो हमने क्या किया, हमारी एक्सेस क्या थी, पुरानी वाली के समांतरी रह रही थी, हालांकि नई जगह शिफ्ट हो जा रही थी। मूल बिंदु को नई जगह शिफ्ट किया, उसके अकॉर्डिंग नई जगह शिफ्ट हो गई, लेकिन पुरानी वाली एक्सेस के क्या थी, समांतर। अब हम क्या करेंगे, मूल बिंदु को तो हमारा एज इट इज ही रखेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, मूल बिंदु को हम यहीं पे रख रहे हैं। हम क्या करेंगे, पूरी दोनों एक्सेस को क्या करेंगे, एक नए एंगल पे शिफ्ट कर देंगे। जैसे ही मान लो हमने क्या किया, एक्स एक्स को शिफ्ट कर दिया, कितने एंगल से, थीटा एंगल से, तो नई एक्सेस क्या आ गई, एक्स डैश। और पूरा वाई एक्स तो हमें पता है इसके परपेंडिकुलर आएगी, वो भी कितने एंगल से घूम जाएगी, थीटा एंगल से। और नई ये क्या आ जाएगी, नई एक्सेस आ जाएगी। तो इस पर रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा जो प्लेन होगा वो कैसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। अब कोई बिंदु होगा, उसकी पुराने वाले से दूरी ये थी, मान लेते हैं ये हमारा कोई बिंदु था, यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। इसके निर्देशांक थे मान लो एक्स वाई, तो ये निर्देशांक था एक्स और ये दूरी थी वाई। लेकिन अब जैसे ही नए पे शिफ्ट हुआ, नए पे शिफ्ट होते ही क्या हो गई, दूरी एक्स डैश वाई डैश हो गई। तो एक्स डैश वाई डैश होने का मतलब नई एक्स एक्स से परपेंडिकुलर दूरी और नई एक्स एक्स से परपेंडिकुलर दूरी। तो ये दूरी हो जाएगी वाई डैश, ये हो जाएगी एक्स डैश। अब इसको हम क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए रोटेशनल का डायग्राम कैसा बनेगा। अब हमें इसको याद रखना है डायरेक्टली, ठीक है। मान लेते हैं पुराने कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई, नए कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स डैश वाई डैश। घुमाया कैसे है, थीटा, किस डायरेक्शन में घुमाया, वामावर्त दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। ये भी हमें, इसका हमें डायरेक्ट सारणी, ये टेबल याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऊपर पुराने कोऑर्डिनेट लिखने एक्स, ये हमारे क्या है, पुराने कोऑर्डिनेट। इधर हमें क्या लिखने, नए कोऑर्डिनेट लिखने, क्या, नए कोऑर्डिनेट। ये क्या है, न्यू कोऑर्डिनेट है। अब सबसे पहले ऊपर नए पुराने कोऑर्डिनेट लिखो और बाई साइड में नए कोऑर्डिनेट लिखो। अब यहाँ पे कोस थीटा याद रख लेना, यहाँ पे साइन थीटा याद रख लेना। अब इसका क्या करो, अवकलन कर दो। कोस थीटा का अवकलन क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। साइन थीटा का अवकलन क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। तो ये बस आपको टेबल डायरेक्ट याद रखनी है। हमें क्या करना है, ऊपर पुराने कोऑर्डिनेट लेने, इधर नए कोऑर्डिनेट लेने। यहाँ पे कोस थीटा याद रखना है, यहाँ पे साइन थीटा याद रखना है। इधर कोस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा, इधर साइन थीटा का कोस थीटा। अब जैसे ये टेबल याद हो गई, हम दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं, पुराने से नए भी निकाल सकते हैं और नए से पुराना भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको एक्स चाहिए तो आप क्या करो, ये वाली कॉलम यूज करो, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ये एक्स चाहिए तो एक्स डैश कोस थीटा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, प्लस वाई डैश इंटू माइनस साइन थीटा। इसी प्रकार अगर वाई चाहिए तो ये वाला कॉलम यूज करेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स डैश अब किससे मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा से, प्लस वाई डैश किससे मल्टीप्लाई होगा, कोस थीटा से। इसी प्रकार अगर हमको चाहिए क्या, अगर हमें ज़रूरत पड़े नए कोऑर्डिनेट की, तो एक्स डैश चाहिए, तो जो चाहिए वो उठा लो, कैसे आ जाएगा, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। इसी प्रकार अगर वाई डैश चाहिए वो पूरा उठा लो, वाई डैश इसे क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई। तो ये हमें डायरेक्ट याद रखना है। तो जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हम थीटा इसमें पॉजिटिव रख देंगे, अगर इसने क्लॉकवाइज घुमाया तो थीटा क्या ले लेना है, नेगेटिव ले लेना है। कैसे याद रखेंगे, ऊपर पुराने लिखो, इधर नए लिखो। यहाँ पे एक याद कर लो बस, कोस थीटा। यहाँ पे बचा हुआ क्या ले लेंगे, साइन थीटा। इधर क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। ये टेबल याद हो गई। अब जो कोऑर्डिनेट चाहिए वो हम निकाल सकते हैं।
जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, निर्देशीय अक्षों को मूल बिंदु के सापेक्ष वामावर्त, यानी हमें क्या घुमा दिया, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। कितने एंगल से, 60 डिग्री से। तो हमारा थीटा क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। और नए निर्देशीय अक्षों के सापेक्ष यदि किसी बिंदु के निर्देशांक हैं 4,2, ये क्या है, नए निर्देशीय अक्षों के सापेक्ष, यानी ये किसकी वैल्यू है, एक्स डैश वाई डैश के। तो ये क्या बोले, पूर्व अक्षों के सापेक्ष बिंदु के निर्देशांक। तो ये क्या पूछता है हमसे, एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहे। तो हमारी टेबल आ जाएगी, एक्स वाई तो हमारे पास अननोन है ना, लेकिन यहाँ पे पूरा नए हमारे पास है। तो एक्स की डैश की जगह 4, वाई डैश की जगह 2। यहाँ पे क्या आएगा हमारा, cos 60 डिग्री, यहाँ पे कितना आ जाएगा, sin 60 डिग्री, यहाँ पे माइनस sin 60 डिग्री और cos 60 डिग्री। अब हमें क्या चाहिए, ये चाहिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 cos 60 डिग्री माइनस 2 इंटू साइन 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखो इसमें 4 cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 माइनस 2 इंटू इसकी वैल्यू √3/2, ये हो गया 2 माइनस √3। तो x निर्देशांक तो क्या आ गया, 2 माइनस √3। तो एक से ही हमारा वैसे तो आंसर करेक्ट हो गया, क्योंकि एक में ही 2 माइनस √3। इसी प्रकार हम दूसरा निर्देशांक भी निकाल सकते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 4 sin 60 डिग्री प्लस 2 इंटू cos 60 डिग्री, यही होगा y के सापेक्ष 4 sin 60 डिग्री टू cos 60 डिग्री। जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे ये आ जाएगी √3/2 प्लस 2 इंटू 1/2, ये बन गई 2 √3 प्लस 1। तो दूसरा y निर्देशांक क्या आ गया, 1 प्लस √3। ऐसे हमें नए निर्देशांक निकालने आने चाहिए। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा, हमने लोकस देख लिया, किसी भी दिए गए बिंदुवत निकाल सकते हैं। कैसे क्या करना है, 2-3 स्टेप याद रखने हैं। बिंदु मानना है, दिया गया प्रतिबंध अप्लाई करना है, अगर अल्फा या थीटा है तो उनको एलिमिनेट करना है, जिसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे हमारी ट्रिग्नोमेट्री की। लास्ट में h को x से और k को y से रिप्लेस कर देना है। दूसरा हमने क्या देखा, ट्रांसफॉर्मेशन 2 थे, एक पैरेलल था, पैरेलल में नया कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्यों, हम मूल बिंदु शिफ्ट कर रहे हैं। हमें बस वो डायग्राम याद रखना है, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। जैसे ही शिफ्ट करेंगे एक्स एक्स हमारे नई एक्स बिंदु के पास पहुंच गई, यानी दूरियां कम हो गई, तो माइनस का यूज करना है। और वाई डैश में वाई माइनस किया जाएगा। जैसे ही ये वाले में क्या था, यहाँ पे पुराने कोऑर्डिनेट, यहाँ पे नए कोऑर्डिनेट, यहाँ पे कोस थीटा याद रखना है, यहाँ साइन थीटा, यहाँ पे इसका dy थीटा करना है। यहाँ पे थीटा में याद रखना है हम कैसे घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। अगर क्वेश्चन में क्लॉकवाइज दे दिया तो हम थीटा किस में ले लेंगे, नेगेटिव में ले लेंगे, या फिर 2 माइनस थीटा करके ले लेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हमने इसको इधर थीटा घुमाया तो एक तरीके